चुनावी समर में सियासी दावपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार। यह है खबरों का नया अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अयोध्या केस पर अब 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच सुनवाई करेगी। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि 10 जनवरी को नई बेंच अयोध्या विवाद पर सुनवाई तय करेगी और ये फैसला और ये जो बात है 60 सेकंड में कह दी गई। चीफ जस्टिस की बेंच ने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अयोध्या विवाद पर रोजाना सुनवाई होगी या नहीं, ये भी नई बेंच ही तय करेगी। कोर्ट ने साथ ही ये भी कह दिया कि मामले की सुनवाई कब से शुरू होगी, ये तारीख भी नई बेंच तय करेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस की जल्द सुनवाई की जनहित याचिका को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को सरकार के या किसी के दबाव में ना आकर के अपना एक सुनिश्चित निर्णय सुनाना चाहिए। और हम लोगों को जो उम्मीद थी वो आज जिस उत्साह में हम लोग थे, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले हम लोगों का निराशा प्रदान किया था, वैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने पुनः निराशा प्रदान किया है। ये उम्मीद नहीं थी और जल्द से जल्द इसका निर्णय होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी भाजपा मिली हुई है। जैसे भाजपा कहती है रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमारे ख्याल से भाजपा की सारे चल रही है। भाजपा को अब तो नाम बदल लेना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी में मत कहा जाए, अब ये कहा जाए कि भाग जाओ पार्टी से। आप लोग पार्टी से भाग जाओ, क्योंकि आप लोग राम जी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने तो बता ही दिया था कि हम अध्यादेश नहीं लाएंगे। उन्हीं के सारा काम हो रहा है। ये दोगली राजनीति कर रहे हैं, इनके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। हम अयोध्या के सारे संत महात्मा अब एकत्रित होकर के राम जन्मभूमि मंदिर का निर्णय लेंगे और निश्चित तौर से हम जल्दी बनवाएंगे। 1 स्टेप फॉरवर्ड है, क्योंकि अभी तक अप्रोप्रिएट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं थी और चीफ जस्टिस ने यही कहा है कि 10 जनवरी को हम ये मैटर लगा रहे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि अप्रोप्रिएट बेंच इस मामले में फर्दर ऑर्डर क्या पास करेगी। तो 10 जनवरी को ये मैटर अब अप्रोप्रिएट बेंच विशेष पीठ के सामने लगाया जाए। तो लगभग ये मान के चला जाए कि अब इस पर सुनवाई 10 तारीख से लगभग शुरू होने वाली है। 10 तारीख से इस मामले में आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रोप्रिएट बेंच अब इस मामले की सुनवाई की रूपरेखा तय करे। सर, लेकिन ये बेंच कौन किस की होगी और क्या? ये देखिए, ये चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बेंच गठित करेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट आएगी 6 या 7 तारीख तो आप सबको पता चल जाएगा ये मामला किसके सामने जा रहा है। 10 जो है 10 जनवरी, चूंकि 10 महाराज दशरथ की संख्या है तो 10 तक हम लोग ये मान रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय गंभीर है और जन भावनाओं का आदर करते हुए ये निर्णायक कदम होगा उच्चतम न्यायालय का। लेकिन 10 के बाद यदि कुछ ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से देश के साथ में, भारतीय संस्कृति के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम तो साफ कहते हैं कोर्ट ने जो किया वो ठीक किया है। कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, टालने का काम नहीं है। कोर्ट जो भी कुछ करेगा वो ठीक करेगा। बहुत दिन से टलता रहा है, आज भी टल गया। बिल्कुल टल गया, टलने दो, हमें क्या परेशानी। हम इससे राजनीति नहीं करते। हमारा सीधा काम है कि हम कोर्ट में गए हैं तो फैसला लेने के लिए गए हैं। कोर्ट फैसला करेगा, आज करेगा, अभी करेगा, हम उसको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट से एहतशाम खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अखाड़ा में ऑलरेडी अपने दाव पेचों के साथ दुष्यंत नागर, रोहित चहल और मौलाना साजिद रशीदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन एहतशाम, एक बात बताइए कि 10 तारीख को फिर से एक तारीख मिलेगी, ये तारीख पे तारीख का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है। अब ये सही है या गलत है ये लोग तय करें, लेकिन कोर्ट में इसी तरह से काम होता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ये कहा था कि जनवरी में हम नए बेंच का गठन कर देंगे। वो आज मुख्य न्यायाधीश ने ये बता दिया कि 10 तारीख को नए बेंच का गठन होकर उस पर सुनवाई होगी और जो नया बेंच है वो तय करेगा कि अब आगे कैसे सुनवाई होगी। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत ये काम हो रहा है। जी, पर एक बात बताइए, अगर 10 तारीख को बेंच गठित हो जाता है, बेंच कहता है चलिए हम इसकी रोज सुनवाई करेंगे, तो अभी कितना समय लग जाएगा? देखिए, ये केस टू केस डिपेंड करता है कि किस तरह का केस है, उसमें किस तरह से सुनवाई होगी, कितने वकील के कितना टाइम लेंगे। अगर हम हाई कोर्ट का मामले को देखें तो हाई कोर्ट में जो आखिरी जो बेंच है जिसने सुनवाई की थी उसने 100 दिन इसमें सुनवाई की थी। 100 दिन का मतलब है 100 वर्किंग डेज। इसको आप 3 महीने 10 दिन ना समझे, 100 वर्किंग डेज। तो अगर 100 वर्किंग डेज हाई कोर्ट की गति के हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट में भी काम होता है तो वो कम से कम 8 महीने हो जाएंगे। तो ये कम से कम है जिसमें ये 8
महीने में सुनवाई सिर्फ होगी, फिर फैसला लिखने में 2-4 महीने लग जाते हैं। तो कम से कम ये अब साल भर का ये मामला है, तब तक के उससे पहले कुछ बहुत हो जाए इसकी उम्मीद कम लगती है, अगर बहुत जल्द करेंगे तो भी। जी 14,000 पन्ने हैं जिनको कि इन्हें पढ़ना है, जिसके बारे में बात करनी है, और फिर हर रोज की सुनवाई, यानी कि हफ्ते में 3 दिन अगर ये कोर्ट बैठता है तो कम से कम 8-9 महीने तो सिर्फ सुनवाई में, डे टू डे हियरिंग यानी सुनवाई में लगेंगे। एहतशाम, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या जितने भी पक्ष हैं वो इसके लिए तैयार हैं? क्या वो ये जानते हैं कि 10 तारीख से अगर ये रोजाना सुनवाई भी होती है तो कम से कम दिसंबर तक तो ये फैसला आता हुआ दिखता ही नहीं? देखिए, जो वकील हैं, जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं या जो पक्षकार हैं, उनको पता है कि न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, और ये दोनों के हक में, दोनों पक्षों के हक में है कि उनकी बात पूरी तरह से सुनी जाए, एक एक पहलू पे सही से बहस हो, उसके बाद ही कोई फैसला आए। तो जो पक्षकार हैं और जो वकील हैं, उनको तो ये बात क्लियर है, वो उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और आपने अभी थोड़ी देर पहले विष्णु शंकर जैन, जो कि हिंदू महासभा के वकील हैं, उनकी बात भी सुनी, उन्होंने सेटिस्फैक्शन जाहिर किया है। लेकिन जो लोग इस न्यायिक प्रक्रिया से बाहर हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं हो सकती है, उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल होगा। एहतशाम, धन्यवाद। चलिए अखाड़ा में रुक करते हैं हमारे गेस्ट की तरफ। तो रोहित चहल, 2019 से चुनाव से पहले मंदिर पर तो कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा। देखिए, ना कोर्ट का फैसला होगा, ना कानून बनेगा, ना वहां पे कोई शिलान्यास होगा। आनंद जी, हमें पूरी आशा उम्मीद कोर्ट से अभी भी है जिस तरीके से, लेकिन हाँ दुखद है कि और समय थोड़ा टला है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 6 दिन का है। हमें उम्मीद है कि इस पे डे टू डे हियरिंग शुरू होगी। 6 दिन के बाद डे टू डे हियरिंग में मैंने अभी आपको आंकड़े गिनाए, 1885 से ये पहली बार केस चला है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ 14,000 पन्ने हैं। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात ले तो उनको कम से कम 100 दिन लगे। 100 दिन का आप हिसाब लगा दीजिए, 3 दिन कोर्ट बैठता है सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर आप हिसाब लगा लीजिए तो सितंबर अक्टूबर से पहले तो ये फैसला होता हुआ दिख ही नहीं रहा। उनके जो फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उसके ऊपर उनको निर्णय लेना है। हमें ये है कि तो उतना समय तो शायद नहीं लगेगा जितना समय इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जजमेंट भी लगा तो पड़ेंगे। जितने इंटरवेंशन हैं, 14 एप्लीकेशन जहां जो जितने आए हैं, उनको सबको सुनना तो पड़ेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसकी डे टू डे हियरिंग हो, और डे टू डे हियरिंग होगी तो जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होगी। और लेकिन इसको देखिए, राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, आस्था से जुड़ा विषय है, और हमें यही तो यानी उम्मीद है। 2019 में मंदिर तो चुनावी मुद्दा तो हुआ नहीं। देखिए, आप इन संतों को क्या क्या कहिएगा? देखिए, इसको चुनाव से नहीं जोड़ सकते, इसको आप चुनाव से नहीं भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि आस्था से जुड़ा विषय है। और हमें उम्मीद है कि इलाहाबाद जो हाई कोर्ट का निर्णय था, जिस तरीके मंदिर के पक्ष में आया था, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव से तो जोड़ा। आप दुष्यंत नागर, एक बात बताइए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये किसने कहा था? आज वो संत क्या कह रहे थे? भाजपा को क्या कर देना चाहिए? मैं सिर्फ देखिए 10 सेकंड, देखिए मैं ये कहूंगा कि देखिए जिस तरीके से मोदी जी ने जो बात कही कि जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा उसके बाद तय किया जाए, उसके बाद सरकार निर्णय लेगी, और सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं सरकार को। आप रुक जाइए, कोर्ट का फैसला। मैंने क्या कहा कि आप दुष्यंत जी को बोलने दीजिए, रोहित पक्ष में, रोहित दुष्यंत नागर जी, मैं फिर आप मुझे आप बीच में कर रहे हैं। देखिए, पहले 4 सवाल मैंने आपसे पूछे, उन्होंने आपको नहीं टोका, अब वो बोल रहे हैं आप उनको मत टोकिए। अब वो बोल रहे हैं, देखिए इस अखाड़ा का रेफरी मैं हूँ, रोहित चहल इस अखाड़ा का रेफरी मैं हूँ। रुक जाइए रोहित चहल, रुक जाइए रोहित चहल, रुक जाइए। दुष्यंत नागर को बोलने दीजिए, करके भाग के कांग्रेस, दुष्यंत नागर को बोलने दीजिए, दुष्यंत नागर को, दुष्यंत नागर को, छोड़ के भाग गए, दुष्यंत नागर को बोलने, मुझे बोलने दीजिए। रोहित रुक जाइए, तब होगी भारतीय जनता पार्टी, रोहित रुक जाइए, रोहित रुक जाइए, रोहित रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी भाग जाओ, रोहित रुक जाइए, रोहित रुक जाइए, रोहित रुक जाइए, रोहित रुक जाइए। जिस तरीके से उनके पिताजी ने बदला था ट्रिपल तलाक में, एक मिनट, रोहित चहल, रोहित चहल, मैं आपसे आग्रह करूंगा रुक जाइए। रोहित चहल, मैं आपसे आग्रह करूंगा रुक जाइए। रोहित चहल, आप रुक जाइए। वही लोग हैं, रोहित आप रुक जाइए। मैंने दुष्यंत नागर से बोलने को कहा, उन्हें बोलने दीजिए। चोरी करने वाले पार्टी, मैंने दुष्यंत नागर से बोलने को कहा, उन्हें बोलने दीजिए। रोहित आप भी अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, रुकिए, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगा, रुक जाइए। यस दुष्यंत नागर, अब आप बताइए। अब मैं प्रश्न भूल गया, प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा सिंपल सा है कि ये तो 2019 का चुनावी मुद्दा तो होता ही नहीं दिख रहा। अब ये मंदिर नहीं बना पाएंगे। 2019 के चुनाव से पहले तो कोई मंदिर नहीं बन रहा भाई साहब, ना ही मंदिर पे कोई फैसला हो रहा है। बड़ी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं विश्वास के साथ में। 27 दिसंबर 1987 की तारीख थी। आरएसएस के अंग्रेजी और हिंदी के अखबार में स्टोरी छपी कि भाई बात बन गई है, समझौता हो गया है, तत्कालीन गृह मंत्री के माध्यम से राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन किसने रोका उसको? किसने रोका? भारतीय जनता पार्टी ने रोका। इनके मंदिर में कोई आस्था नहीं।
वीएचपी के संतों को, देश के संत समाज है उनको दिग्भ्रमित करना, उनसे इस मुद्दे के नाम पे वोट लेना, ये इनका छुपा हुआ एजेंडा है। देखिए एजेंडा तो दोनों तरफ है, छुपा हुआ एजेंडा है श्रीमान। अब एक मिनट, कांग्रेस पार्टी अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा 10 सेकंड और कपिल सिब्बल जी कोर्ट में खड़े कहते हैं सुनवाई अच्छा रोहित चाल रुकिए, इंटरवेंशन से पहले मौलाना साहब अभी तक नहीं बोले, रुकिए। हाँ जी, मौलाना साहब से 10 मिनट पहले अभी लोग कह 10 सेकंड। हाँ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई निर्णय आएगा तब हम क्या करेंगे। अरे तब आपकी सरकार रहेगी क्या? आपकी सरकार वो 2-3 रहेगी या महीने नहीं की- रहेगी वो जनता तो जनार्दन रहेगी फैसला क्या? करेगी, लेकिन आप मौलाना साजिद रशीदी नहीं रहेगी। का निर्माण होगा। अच्छा और देखिए देखिए आप कपिल सिब्बल जी को भेज के कहिए देखिए दुष्यंत और रोहित मिलकर, राहुल गांधी देखिए दुष्यंत और रोहित मिलकर साजिद की आवाज मत दबाइए, ऐसा मत कीजिए। आप लोग तीनों के मत अलग हों लेकिन आपकी वेशभूषा एक जैसी है, इसी के लिए तो कम से कम कंसिडरेशन कर लीजिए, थोड़ी सी मुस्कान लाइए। मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्या आप भी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हैं कि ये कब तक तारीख चलती रहेगी, कब तक ये मंदिर मस्जिद का फसाद ही चलता रहेगा? इस पर फैसला नहीं होना चाहिए जल्द? देखिए हमारे देश की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये देश संविधान से चलता है, ये लोकतंत्र है, यहाँ आस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और सरकारें जो हैं मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं आया करती। आप संविधान उठाइए, किसी भी सरकार को यह हक नहीं है कि वो मस्जिद और मंदिर बनाए। अच्छा, सवाल ये है सर सुन लीजिए, सवाल ये है कि इन लोगों ने राम को या राम मंदिर को कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा बना लिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं अफसोसनाक है। किसी भी सियासी पार्टी को राम का या राम मंदिर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या किसी भी पार्टी को बाबरी मस्जिद और उसका नहीं करना चाहिए। मेरा मानना साफ ये है, आप राजनीति कीजिए, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, किसान भूखे मर रहे हैं, इतनी सारी चीजें याद नहीं आता। कोर्ट कहता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है, उस समय संविधान कहता है कि वो गलत है, उस पे आप शादी देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है। जब अनुकूल होता है तब संविधान याद आता है, जब प्रतिकूल होता है तो संविधान भूल जाते हैं। ये हर पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा है। एक और डेवलपमेंट, राहुल गांधी से राम मंदिर पर सवाल पूछा गया। 1 मिनट रशीदी साहब, इसके बाद मैं फिर आपकी तरफ रुख करता हूं। संसद में राम मंदिर को लेकर सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वहीं जब राहुल से न्यूज 18 ने पूछा कि क्या 2019 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जाएगा, तो राहुल ने कहा कि 2019 का चुनाव भ्रष्टाचार, खराब अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। अरुण सिंह हमारे साथ फोन पर हैं। अरुण, तो राहुल गांधी मंदिर पर लड़ना नहीं चाहते, मंदिर पर कुछ बयान भी नहीं देना चाहते? देखिए, राम मंदिर के मसले पर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दी अपनी राय। उनका यह कहना था कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है और 2019 का जो नैरेटिव होगा वो राम मंदिर के बजाय जो देश के लोगों की समस्याएं हैं, किसानों, गरीबों और युवकों की समस्याएं हैं, वो होगा। और उनकी तरफ से जो नैरेटिव होगा वो होगा स्वास्थ्य, वो होगा करप्शन, वो होगा जॉब। जो सबसे बड़ी बात है, वो हमेशा कहते रहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में और अपने भाषणों में कि मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ जॉब प्रति ईयर देने की बात कही थी, लेकिन उसको फुलफिल नहीं किया। तो एक तरह से वो सब चीजें, उन सब वादों पर वो एक नया वादा करना चाहते हैं जो उनके मुताबिक मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। और उसी पर बार बार जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमने बाद में भी पूछा, तो उनका ये कहना था देश के युवाओं सुनो। तो इससे साफ है कि वो पहली बात तो ये है कि देश के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में अरुण, अगली बार जब आप उनसे मिले तो उनसे पूछिएगा कि रफाल के मामले में जब कोर्ट पे बात विचाराधीन थी तब तो उन्होंने रैलियों में उस पर टिप्पणी करने से नहीं चूके। जब सीबीआई का मामला कोर्ट में विचाराधीन था तब भी उस पर टिप्पणी करने से वो नहीं चूके। पर राम मंदिर पर क्यों भागते हैं? राम बनने पर क्यों कन्नी काटते हैं? राम मंदिर पर उनके लीडर जब कोर्ट में कहते हैं कि इसको 2019 तक टाल दीजिए, तो चुनावी मुद्दा या उसको सियासी मुद्दा किसने बनाया? ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछे जाते? उसका जवाब क्यों नहीं देते हैं वो? देखिए आनंद, जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये सवाल जाहिर सी बात है कि असहज करने वाले सवाल होते हैं। हाँ। और उन सवालों पर स्टैंड लेना एक पार्टी के लिए मुश्किल होती है। बजाय उसके, जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, सारी बातें कह दी उन्होंने। और जब राम मंदिर पर पूछा गया तो निश्चित रूप से वो नहीं चाहते कि राम मंदिर कोर एजेंडा हो, राम मंदिर पर बहस हो, क्योंकि ये उनकी पार्टी के लिए मुफीद नहीं आने वाले चुनाव में। और इसलिए उनका ये कहना था शायद कि अन्य मुद्दों पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, फार्म डिस्ट्रेस पे बात होनी चाहिए, करप्शन पे बात होनी चाहिए।
तो आपकी बात जायज है और आपकी बात सही भी है कि वो नेता, किसी भी नेता से अगर आप सवाल पूछे टू द पॉइंट, तो वो वही जवाब देता है जो उसके लिए ठीक होता है, उसकी पार्टी के लिए ठीक होता है और चुनावी गणित के हिसाब से ठीक होता है। बिल्कुल अरुण, यही मैं कहना चाहता हूं कि हर पार्टी इस पर सियासत खेलती है। और साजिद रशीदी साहब, ये बात देखिए कि कोई अपने आप नहीं, कोई अपने आप को राम भक्त, कोई अपने आप को राम भक्त कहता है, कोई अपने आप को शिव भक्त कहता है, कोई अपने आप को कोई मंदिर जाता है, कोई दरगाह जाता है और हर वक्त जाता है, पर जब आस्था के विषय पर इनसे सवाल पूछा जाता है तो ये भागते क्यों हैं? देखिए, 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं जी। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे, हम तो इंसानियत ही भूल गए। इंसान भूखों मर रहा है, किसान भूखों मर रहा है, मॉब लिंचिंग में लोग मर रहे हैं, तलाक के नाम पर कैसे नफरत फैलाई जा रही है, ये सब गाय भूखे, ये देखिए, ये ऐसे मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे हैं। आप देखिए, जब देश का संविधान बनने को तैयार हुआ था, उस वक्त में निकाह, तलाक, वरासत, ये ऐसी चीजें थी जो प्रसन्नता पर छोड़ दी गई थी कि साहब ये आप अपने प्रसन्नता के हिसाब से कीजिए। हिंदू मजहब, सिख मजहब, जैन मजहब, जितने भी यहाँ धर्म हैं, उन तमाम धर्मों के अपने प्रसन्नता हैं। अगर कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी किसी के प्रसन्नता में दखलंदाजी करेगी तो जाहिर बात है वो धर्म कहीं ना कहीं चीखेगा, उसके लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं देश में नफरत फैलती है। इसमें जब कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, कोर्ट में कहा कि ये बिद्दत है, गलत है, जैसे कि अब हम ट्रिपल तलाक पे आ गए, राम मंदिर से अब हम ट्रिपल तलाक पे आ गए। पर मैं ये कहना चाहूंगा मौलाना साजिद रशीदी का एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, इलाहाबाद 1994 में 1994 में दुष्यंत नागर, साजिद रशीदी, मैं आपसे अरे रुकिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ इतना मत है कि जो ये मानते हैं कि मंदिर मस्जिद का फसाद नहीं होना चाहिए, वो ये क्यों नहीं मानते कि सरकारें पहले भी आई थी, सरकारें पहले भी थी जिन्होंने कहा कि अगर कहीं भविष्य में ये प्रूव हो गया, ये प्रमाणित हो गया कि उस स्ट्रक्चर के नीचे कभी एक हिंदू मंदिर हुआ करता था तो वो जमीन हिंदुओं को दी जाएगी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला कर दिया कि 2/3 जमीन जो है वो हिंदू पक्ष को जाएगा, तो मुस्लिम पक्ष ने क्यों नहीं ये कहा कि चलिए इस फसाद को खत्म कर देते हैं, चलिए इस्लाम एक मंदिर, एक मस्जिद से बड़ा है। लेकिन अगर आपकी आस्था का विषय है और सौहार्द के लिए हम इस पे लड़ाई नहीं करेंगे, क्यों बाकी सियासी पार्टीज ने नहीं खेली इसमें सियासत? कांग्रेस ने नहीं खेली सियासत, समाजवादी पार्टी ने नहीं खेली सियासत, हर पार्टी, भाजपा ने भी खेली सियासत, सबने खेली सियासत। जो पार्टी सत्ता में है वो नहीं दिख रही आपको आनंद जी? एक मिनट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद में कौन सुप्रीम कोर्ट गया है आप रिकॉर्ड में देख लीजिए। पहले निर्मोही अखाड़ा, फिर रामलला ट्रस्ट, उसके बाद में जो है ये क्या नाम आपका, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। हम बिल्कुल बाद में गए हैं, चूंकि हमें जाना था, चूंकि हम भी पक्षकार हैं। जब वो लोग पहुंच गए, सवाल ये है, जब आप ये कहेंगे बाबरी मस्जिद 1992 में पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने टूटी है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को हलफनामा देने के बाद मस्जिद तोड़ने पर एक दिन की जेल भी हुई, यह भी रिकॉर्ड में मौजूद है। इतना सब कुछ होने के बाद फिर भी ये कहते हैं, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि 1/3 मस्जिद को भी जगह दे दी जाए, मान लेना चाहिए। पर आप जमीन का बंटवारा तो देखिए, तो जो ढांचे हैं, निर्मोही अखाड़ा के हाथ में क्या गया? सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार, ठीक है, और जो वो जहां पे रामलला विराजमान है वो तो हिंदू महासभा को गया। जब सारे ढांचे, सारे स्ट्रक्चर जो है वो हिंदू पक्ष को गए, तो क्या इस मामले की बात, इसको सुलझाकर, इसको आगे बढ़ाने, इसको वहीं पे नहीं खत्म कर देना चाहिए था? इसको, और दूसरी बात, आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जिन्होंने कोर्ट में इस पर सियासत की, बार बार अड़ंगे लगाए? नहीं, आपको नहीं चाहिए कि इसका फैसला खत्म हो, जल्द से जल्द हो जाए? तो आप एक काम कर लीजिए, मैं आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूँ, रामलला ट्रस्ट और निर्मोही अखाड़ा पहले यही एक हो जाए, हिंदू महासभा के साथ में तीनों एक हो जाएं। यही तीनों एक नहीं है। निर्मोही अखाड़ा कहता है जगह मेरी है, रामलला ट्रस्ट कहता है जगह मेरी है। सवाल ये, वो अपने मामले को निपटा ले। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड तो एक हिस्सा है। आपने आनंद जी बड़ी अच्छी बात कही थी और मैं मौलाना जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। देखिए, आज ये एक होने की बात करें, मुस्लिम पक्ष ने ही कहा था कि सरयू नदी के किनारे एक खाली बंजर जमीन पे मस्जिद बनाई गई थी। हमने तो मस्जिद नहीं, ढांचा जो था वो मस्जिद भी नहीं थी। उसके यही बात उस समय मस्जिद बनने का, और सरकार ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब रिपोर्ट अगर आएगी और अगर साक्षात मिलेंगे, झूठ क्यों बोल रहे हैं यार? 2003 के अंदर जब तथ्य मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर मंदिर के परिणाम मिलते हैं, नीचे से आपको ये पता नहीं रिपोर्ट क्या थी, और
सर ये रही। और क्या है रिपोर्ट बताओ मुझे, पढ़ के बता दो। एक मिनट, क्या रिपोर्ट पढ़ के बताओ, आपको जस्टिस की बात बता देता हूं। बताओ पढ़ के। जस्टिस ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ के ने क्या कहा, विवादित ढांचा किसी पुराने भवन के विध्वंस करके उसी स्थान पर बनाया गया था। पुरातत्व विभाग ने यह सिद्ध किया है कि वह पुराना भव्य कोई विशाल हिंदू मंदिर था। पहली बात। विशाल हिंदू मंदिर, चलिए मान लीजिए, 70 से मान लीजिए विशाल हिंदू मंदिर था। दूसरी बात, सुन लीजिए, कैनेडियन कंपनी आप जवाब दे दूं उसका। जीपीएस से सर्वे करती है, उसके नीचे आते हैं। सुन तो अब आप ये कहेंगे कि वहां पर क्या पहले मस्जिद थी, बाबर कौन था, बाबर कहां से आया? सच्ची बात सुनना नहीं है, आपको एक उदाहरण पेश करना चाहिए। अब 5 साल हो गए जिस तरीके से मक्का है उसी तरीके से हिंदुओं के लिए वो सरकार जाने का टाइम आ गया, फिर भी झूठ। सरकार जाने का टाइम आ गया, जनता तय करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर ये है कि राम मंदिर बनेगा। आप कितना भी कांग्रेस प्रिंसिपल को खड़ा करके रोहित सुनिए, मेरी बात सुनिए, रुकिए दायरे से होगा। अरे रुकिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, देखिए झूठ कौन बोल रहा है, सियासत कौन खेल रहा है, जनता सब जानती है। हर कोई सियासत खेल रहा है, झूठ हर कोई बोल रहा है। अब देखिए संत समागम में भी बटा हुए हैं, सब बटे हुए हैं। कोई कांग्रेस का पक्ष ले रहा है, कोई इधर का पक्ष ले रहा है, कोई उधर का पक्ष ले रहा है। हर किसी ने सियासत खेली है आस्था को लेकर। पर दुष्यंत नागर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर से 10 सवाल पूछते हैं रफाल पर, और सही है, लाजमी है कि वो सरकार से जवाब मांगते हैं, तो क्या हिंदू अस्थाई जिनको अपने आप को जनेऊधारी बताते हैं, उनका ये दायित्व नहीं बनता कि उनको ये बताएं कि उनका पक्ष क्या है राम मंदिर पर? वो राम मंदिर पर सब जुडिस है कि क्यों चूक जाते हैं? देखिए क्यों भाग जाते हैं हर बार? देश को उन्होंने बता दिया ना, वो छुपते हैं ना भागते हैं। कहां बताया? जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो कहां नरेंद्र बताया? मोदी जी भाग जाते हैं। अरे उनसे कहा 20 मिनट राफेल पे चर्चा कर वो लीजिए। तो रफाल पे तो मैं पता नहीं मान चुका कहां हूं चले आपकी गए बात। आदरणीय प्रधानमंत्री राम जी। मंदिर पे बोलिए, हैं? एक राम पत्रकार मंदिर को पे बैठ के बोलिए, देते हैं। राम मंदिर पे पत्रकार को दुष्यंत बैठ आप के नहीं देते हैं। जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं गिने चुने तो आ रहा है नहीं। कि उन्होंने यूएई में जो इंटरव्यू हुआ वो भी फिक्स था। 526 करोड़ बोलेंगे। प्रधानमंत्री 2018 को 540 करोड़ बोलेंगे। अरे वो सब छोड़िए रोहित, देखिए जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका आप जवाब नहीं देंगे। जो मैं दुष्यंत नागर से सवाल पूछ रहा हूं उसको, हाँ देखिए, अरे रोहित रामायण की एक चौपाई दुष्यंत नागर पढ़ देता को, हूं। दुष्यंत भारतीय जनता पार्टी का हाल ये नागर है, को बोलने दीजिए। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाय मद नाही। तो ये सत्ता पाके ये मदमस्त हाथी की तरह हो गए हैं, सुनते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, इनकी कोई नहीं सुनता। ऑटो मोड पे मामला चल रहा है ना, ये किसी की सुनते ना इनका कोई सुनता। अच्छा, 2 महीने के मेहमान हो आप देखिए, आप 100 के अंदर चले जाओगे। राम को भी धोखा दे दिया, राय को धोखा दे दिया, युवाओं को धोखा दे दिया, सबको धोखा। और आज आदरणीय संत ने जो कहा, धोखाबाज पार्टी राहुल गांधी को। अच्छा सुनिए, अच्छा अब आप सुनिए, अब और सुनिए, अब और सुनिए, अच्छा सुनिए, देखिए अखाड़ा में मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल है कांग्रेस पार्टी से और दुष्यंत नागर जैसे राम भक्त से कि दुष्यंत नागर जी रुकिए। दुष्यंत नागर जी, मेरा सवाल देखिए राम भक्तों से है और कांग्रेस पार्टी से है कि देखिए राम मंदिर पर आप भागते क्यों हैं? आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? आप राम मंदिर के पक्ष में हैं कि नहीं है? आप क्या चाहेंगे कि कोर्ट जल्द से जल्द इस पर फैसला करे? ये 2 सवाल हैं, इस पर जवाब क्यों नहीं देते राहुल गांधी? दूसरा बीजेपी से सवाल यह है कि क्या आज आप आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संत समागम धर्म संसद में जाकर ये कहेंगे, देखिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम अपने वादे से चूक गए, मंदिर तो 2019 के चुनाव से पहले बनता नहीं दिख रहा, ना ही मंदिर पर कोई फैसला होता दिख रहा है। क्या आप ये भी मानने को तैयार हैं कि नहीं? क्या आपने हैव यू नॉट लेट डाउन? क्या आपने लोगों को, जो भक्त हैं, जो अस्थाई थे, जो हिंदूवादी थे, जिनको लगा कि भाजपा आएगी मंदिर बनेगा, क्या आपने उनको निराश नहीं किया? क्या आपने उनका विश्वास नहीं तोड़ा? आनंद जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कटिबद्ध है उस स्थान पे भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। अरे कटिबद्ध तो आप हमेशा से थे सर, आप वही बात कहते रहेंगे। संवैधानिक दायरे से राम मंदिर कोर्ट कहेगा अगली तारीख, आप कहेंगे मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कोर्ट कहेगा अगली तारीख और आप कहेंगे मंदिर हम बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आपको तालियां बजेंगी जब मंदिर बनेगा। आपकी सरकार ये शब्द बहुत अच्छा है, कटिबद्ध है। ये शब्द बहुत अच्छा है। आपकी सरकार चली जाएगी, यही बोलना कि कटिबद्ध है। अच्छा रुक जाइए, अरे रुक जाइए, सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप गिरिराज सिंह जी को देखिए। गिरिराज सिंह जी क्या कहते हैं, सुनिए गिरिराज सिंह जी क्या कहते हैं। गिरिराज सिंह जी ने कहा एक बार फिर राम मंदिर के बहाने मुस्लिमों पर हमला, उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है ट्वीट पर
कि एक बाबर के आने से हिंदुस्तान में राम मंदिर के लिए हिंदुओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। कल जनसंख्या वृद्धि होने के कारण राम मंदिर को तो छोड़िए, राम का नाम लेना भी हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाएगा। संभालिए और हिंदुस्तान को संभालिए, संभालिए और हिंदुस्तान को संभालिए, ये कहते हैं गिरिराज सिंह। अब आप मुझे बताइए रोहित चहल, यही डुबाएंगे बीजेपी को ऐसे? अरे कौन डुबाएगा? राहुल गांधी डुबाएंगे देश को। इन्हीं की वजह से पार्टी जो बाबर रूपी राहुल गांधी है ना, कांग्रेस रूपी, जो बार बार कोर्ट में जाके कह रही है सुनवाई टाल दी जाए, और जिस तरीके से मौलाना जी अब आप बताइए, लेकिन दुष्यंत नागर, दुष्यंत नागर, अच्छा एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, दुष्यंत नागर, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, गिरिराज सिंह जी से पूर्णतः भले ही आप सहमत ना हो, आपको लगे कि वो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, इनसे कोई नहीं डरता, इनसे डरता कोई नहीं डरता, आप नहीं डरते, डरना भी नहीं चाहिए। अरे डरते तो हम लोग हैं, ऐसे भारत की महान जनता 4.5 साल से ऐसे लोगों को बात बताइए, रास्ता दिखा देगी, पर एक बात बताइए, अच्छा आप लोग का झगड़ा बंद है। मेरा दुष्यंत नागर से एक सवाल है, रोहित चहल मैं पूछ लूं, रोहित चहल मैं पूछ लूं, मामला रोहित चहल में एक सवाल दुष्यंत नागर से पूछ रहा हूं। दुष्यंत नागर, क्या आपको तकलीफ नहीं होती कि रामलला आज भी टेंट में है? क्या आपको तकलीफ नहीं होती कि एक राम मंदिर के पीछे हृदय को बहुत कष्ट होता है? आपको 200 साल से ऊपर का इंतजार करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, हमें बड़ा दुख होता है और मैं विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं, अतिशीघ्र वहां भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मेरा हृदय, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है, मुझे, अरे बीच में बोलेगा मैं आनंद नरसिम्हन शो छोड़ के चला जाऊंगा तुम्हारा, और दोबारा मेरे को बुलाना मत। अरे आपको एक ही लोगों की बात सुननी है तो सुनिए आप इनकी बात। अरे दुष्यंत नागर आप बैठिए। रोहित चहल, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, थोड़ी सी शालीनता जरूरी है। शालीनता कहां है? इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है शालीनता। अब आप रुक जाइए, अब अपनी बात कीजिए। देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की एक चौपाई, रामायण की एक चौपाई से मैं शुरू करना चाहूंगा पुनः, होय सोई जो राम रचि राखा। तो भगवान की, प्रभु की मर्जी से होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की रिजीम में भगवान चाहते हैं कि वहां पे उनका दिव्य और भव्य मंदिर बने। जिन लोगों ने भगवान राम के साथ धोखा किया, छल किया, उनके नाम पे वो, सर जुमला पूरा कर लेने दीजिए, बोल तो पूरा कर लेने दो, पार्टी के प्रेसिडेंट खुद बोल तो पूरा कर लेने दीजिए, बयान देने से चुप रहे, बोलने नहीं देंगे। अरे मैं क्या करूं? आनंद नरसिम्हन जी, अच्छा रुक जाइए, बोलने नहीं देते। रोहित चहल रुक जाइए, रोहित चहल रुक जाइए, रोहित चहल आप रुक जाइए, रोहित चहल आप रुक जाइए। दुष्यंत नागर आपके शो में, दुष्यंत नागर, लेकिन आज दुष्यंत नागर, अरे दुष्यंत नागर, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपना, अरे आप अपना जुमला पूरा कीजिए, अरे आप अपना जुमला पूरा कीजिए, पर मैं मेरे से रहा नहीं गया दुष्यंत नागर, क्योंकि आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर बनाए, पर कांग्रेस अध्यक्ष राम मंदिर को बयान देने से भाग रहे हैं। बताना चाहता हूँ जी, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के चाल चेहरे और चरित्र को खोलना चाहता हूँ। आपको कष्ट होने लगता है, देखिए, बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, अच्छा सुनिए, अब आपको मैं बहुत याद आता है, राज बब्बर जी ने कुछ कहा है, मुकदमे लड़ता था और तुम्हारी पार्टी से सुनिए, राज बब्बर जी ने कुछ कहा है, राज बब्बर जी ने कुछ कहा है, सुनिए, राज बब्बर जी ने कुछ कहा है, सुनिए। राज बब्बर जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 तारीख को, 10 जनवरी को एक बेंच ये तय करेगी कि सुनवाई कब से शुरू हो राम मंदिर की। तो इसमें मतलब कौन सी टिप्पणी की बात है कि मैं इस पर टिप्पणी करूं? ये तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कह दिया है ना कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा मंदिर बनेगा, और इनके लिए, जो बीजेपी के नेताओं के लिए, मंदिर कोई आस्था का विषय नहीं है, ये मंदिर चुनाव का विषय बना रखा है इन्होंने। और जब होता है चुनाव आने वाले होते हैं, ये मंदिर 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 कहते हैं। अरे भाई, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? अयोध्या में ही बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा इसका फैसला जो है मैं और आप यहाँ पे कैमरे के सामने करेंगे ना। इसका फैसला तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बहुत सही कहा है। इसका फैसला तो सम्मानीय कोर्ट करेगी, सम्मानीय अदालत करेगी। प्रधानमंत्री ने तो एक बात और कही, आपने सुनी कि नहीं, कांग्रेस के वकील अड़ंगा डालना बंद कर दें तो जल्दी हो जाएगा। ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि कांग्रेस ने कोई केस की डिफेंड नहीं की। 3 पार्टियां उसमें, 3 पार्टियों के किसी वकील साहब ने, किस पार्टी के वकील हैं उसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? कांग्रेस पार्टी ने तो कोई केस नहीं किया,
कांग्रेस तो चाहती है कि भगवान राम का मंदिर बने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का क्या देश का कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। अरे कौन कौन राम के मंदिर का विरोध करेगा भाई? अब बताइए साजिद रशीदी, नहीं रुके साजिद रशीदी साहब, अरे रुकिए, अरे आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जैसे महान व्यक्ति असली भारतीय हैं, इनके अंदर भारतीयता झलकती है, ये ही भारत के असली हीरो हैं। करोड़ों लोग आप लोगों की होड़ खत्म हो गई, भारत को शोर मचाने की होड़ खत्म हो गई, तो मैं कुछ बोलूं? आप लोगों को बेनकाब करेंगे। रोहित चहल और दुष्यंत नागर, आप लोगों की होड़ खत्म हो गई तो मैं कुछ पूछूं साजिद रशीदी साहब से। साजिद रशीदी साहब, कांग्रेस का रुख देखिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि देश का हिंदू, देश का मुसलमान, देश का सिख सब चाहता है वहां राम मंदिर बने, तो इसमें कौन अड़ंगा डाल रहा है? अब आप क्या कहिएगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं अपने कामों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस ने बनवाया, ये भी हिस्ट्री है। 1949 में जब मूर्ति रखी गई तब भी कांग्रेस की सरकार थी, ताला खुला तो भी कांग्रेस की सरकार थी, शिलान्यास हुआ तो भी कांग्रेस की सरकार थी, बाबरी मस्जिद टूटी तो भी कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन ये मार्केटिंग करने में नाकाम रहे। इनको डर सताता रहा कि मुस्लिम वोट चटक जाएगा। आज भी राम मंदिर पर राहुल अगर नहीं बोल रहे हैं, उनका सीधा डर ये है कि मुस्लिम वोट कहीं चला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं बात पूरी करूं। साजिद रशीदी साहब, मेरा आपसे वापस सवाल है जी, तो फिर बीजेपी कहां से कम्युनल पार्टी हुई? नहीं मैं, अरे भाई सुन लीजिए ना, मैं बीजेपी को देखिए, आप सब कुछ आपने कहा, मैं पूरे सब कुछ किया करा कांग्रेस पार्टी का, मैं जवाब कम्युनल पार्टी बीजेपी, मैं जवाब पूरा किया करा कांग्रेस पार्टी का। आपने खुद कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद वोट बैंक पॉलिटिक्स चाहती है कि मुस्लिम वोट कहीं इनसे छूटे ना, पर हिंदुओं के लिए मंदिर यही बनाएंगे। मैं जवाब दे रहा हूं, तो फिर कम्युनल पॉलिटिक्स कर कौन रहा है? मैं जवाब दे दूंगा जी, मैं जवाब दे। देखिए, अगर मैं सच्चाई पर बताने पर आऊं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं जी, ना कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं जी। सच्चाई अगर यहां खुलेगी, सवाल यह कि डिबेट उस पर है नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी ने देखा कि ये इतना अच्छा मुद्दा है, कांग्रेस उसको भुना नहीं सकती क्योंकि मुसलमान वोट उसके साथ है, लाओ हम इसको भुना लेते हैं। इन्होंने उसको भुना लिया, 2 से 325 पे आ गए। अब कांग्रेस को चाहिए, मैं माफी चाहता हूं, मुझे आप सबको इंटरप्ट करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंफाल में बोल रहे हैं, डेवलप की, सिस्टम डेवलप किया, टेक्नोलॉजी का उसमें भरपूर उपयोग किया, और इसका मैंने नाम रखा प्रगति। प्रगति की बैठक में मैं केंद्र सरकार के अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ता हूं, एक एक परियोजना पर खुद सवाल जवाब करता हूं, कहां क्या दिक्कत है ये समझने की कोशिश करता हूं, फिर उसे हम सब मिलकर के आपस में बैठ करके वीडियो कैमरा के सामने ही उस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। मैं अफसरों को प्रोत्साहित भी करता हूं, उन्हें समझाता भी हूं, उनको पूरा सहयोग रहेगा इसका विश्वास भी दिलाता हूं। साथियों, ऐसे ही लगातार बैठकों का दौर चलता है। दर्जनों बैठकों में अब तक 12 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर हमने चर्चा की, और 12 लाख करोड़ रुपए की ये योजनाएं जो गड्ढे में पड़ी थी, फाइलों में दबी पड़ी थी, उस पत्थर भी खो गए थे, उसको निकाल करके आज उसको लागू करके चालू करने की दिशा में काम कर रहा है। इस वजह से देश में सैकड़ों प्रोजेक्ट्स जो दशकों से अटके हुए थे, उनमें तेजी आई है। ये नई कार्य संस्कृति है जो हमने सरकार में विकसित करने का प्रयास किया है। साइलोस को खत्म करने का अभियान चलाया है। हर डिपार्टमेंट, हर अफसर मिलजुल करके एक टीम बन करके काम करे, केंद्र और राज्य मिलकर के काम करें, राज्य की मुसीबतें केंद्र समझे, केंद्र की आवश्यकता राज्य समझे। ऐसा एक उत्तम प्रकार का फेडरलिज्म का कल्चर हमने विकसित किया है।
साथियों, हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध करने का जी जान से परिश्रम करके, मेहनत करके उसको सिद्ध करके रहते हैं। हमें एहसास है कि योजनाओं में देरी से सबसे ज्यादा नुकसान देश की भावी पीढ़ी को होता है, जिनके सपने हैं उनको होता है, जो कुछ कर गुजरना चाहता है उसको होता है, जो मुसीबत की जिंदगी जो रहा है ऐसे गरीब को और मुसीबतें झेलने पड़ती है, सामान्य मानवी का नुकसान होता है। मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री तो वहाँ विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अखाड़ा में थोड़ा सा वक्त कम है हमारे पास। एक और खबर आपको रूबरू कराना चाहेंगे। बिहार में बीजेपी के सहयोगी और एनडीए के साथ ही जेडीयू ने साफ किया है कि वो राम मंदिर, आर्टिकल 370, सबरीमला, 3 तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ना तो कोई समझौता करेगी और ना ही बीजेपी का समर्थन करेगी। इतना ही नहीं, जेडीयू ने बीजेपी को भी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन मुद्दों से परहेज करने की नसीहत दी है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। राम मंदिर पर उन्होंने कहा कि अध्यादेश नहीं लाया जाएगा, लेकिन बीएचपी, आरएसएस और साधु संत जितने भी या हिंदू संगठन हैं वो दबाव डाल रहे हैं सरकार पर कि अब राम मंदिर को लेकर फैसला ले लेना चाहिए। और आज जिस तरीके से सुनवाई टली, उस पर साक्षी महाराज का बयान आया कि अब धैर्य टूट रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि फैसला टल रहा है, राम मंदिर को सीरियसली लेना चाहिए। प्रधानमंत्री के वक्तव्य का जनता दल यू स्वागत करता है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने तक प्रतीक्षा करने को कहा। जनता दल यू की स्थिति बहुत स्पष्ट है। 1999 में जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब समता पार्टी और बाद में जनता दल यू एनडीए का हिस्सा बने थे, तभी इन तीनों सवालों पर पार्टी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। पिछले साल भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने लॉ कमीशन के चेयरमैन श्री बीएस चौहान को लिखे अपने एक पत्र में स्पष्ट किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या तलाक 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 जैसे विषयों पर पार्टी का रुख स्पष्ट है कि ये मामले पेचीदा हैं और समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले हैं। इसमें जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस प्रश्न पर अपना अलग रुख अपनाया है कि हम इस पर या तो सेलेक्ट कमेटी को दिए जाने के पक्ष में है, वरना फिर हमारा समर्थन इस बिल के साथ नहीं होगा। अखाड़ा में वक्त कम है, आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। मेरा शो अखाड़ा देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला पैक सिर्फ ₹1 में प्रतिदिन। पैक शुरू करने के लिए अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। नमस्कार।